ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है? सर फिफ्थ अटेम्प्ट है। फिफ्थ अटेम्प्ट है ये। अटेम्प्ट है सर। ये और तो गहरी कहानी है। इसके पहले 4 अटेम्प्ट। सर आप मेरे कॉलेज सीनियर हैं सर। जब आप थर्ड ईयर मैकेनिकल में थे तो मैं फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग में थी सर। मतलब पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं सिर्फ लिख रही होती थी और 3 बजे तक आंसर लिखा। एटलीस्ट अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें रिकॉग्निशन हो। इट्स नॉट अबाउट कि यू आर हंग्री फॉर पावर, बट इसको एक एग्ज़ाम की तरह लेना है। जब भी स्ट्रेस हो आप किसी अपने घर वाले से बात कीजिए, ठीक है, बट जहाँ आपको लगे कि ये आपके लिए फील्ड नहीं है आप इसको क्विट कर दीजिए। बट सर मुझे लगता है कि इतना बड़ा सपना नहीं होना चाहिए कि उसके लिए इंसान अपने आप को भूल जाए। कि जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं यूपीएससी सीएसई 2023 की एक टॉपर छात्र मेधा आनंद, ऑल इंडिया रैंक 13, AIR 13। और बहुत बहुत बधाई हो मेधा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मेधा, कैसा लग रहा है? अभी आप कह रहे थे कुछ, आपने एक लाइन बोली थी बड़ी अच्छी लगी थी, कि कैसा लग रहा है आपको ये सब? सर वही मेरा कहना है कि अभी ये सिंक इन नहीं हुआ है। मुझे अभी भी डर है कि एक सपना हो सकता है, मे बी एक ऐसा सपना जिसमें बहुत सारे किरदार हैं और अचानक से वो बबल टूट सकता है। तो डिस्पाइट कि मैंने काफ़ी बार लिस्ट चेक कर ली है, पेरेंट्स से चेक करवा ली है, बट मुझे लगता है मे बी अभी पेरेंट्स भी उस सपने का पार्ट हो सकते हैं। सो अभी स्टिल सिंक इन नहीं किया सर। बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है इस बात की मुझे। नहीं, अच्छी क्वालिटी है ये, अच्छी क्वालिटी है। मैं कभी कभी अचानक से स्टेज पे आता हूँ, इतनी भीड़ होती है, मुझे भी ये फीलिंग होती है कि नहीं अभी नहीं हुआ है, ये सच नहीं हो सकता है। और आई थिंक ये सोच रखनी चाहिए, हम्बलनेस रहती है आपके अंदर कि ये जो मिला है इसमें आपकी मेहनत थी, लगन थी, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर एक लक का फैक्टर था जो आपको ऊपर वाले ने दिया है। तो बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। डू यू बिलीव कि लक प्लेड रोल इन दिस? सर डेफिनेटली सर। जिस दिन मार्क्स रिलीज़ हुए उस दिन मैंने ज़्यादा भगवान जी को थैंक यू बोला एज़ कम्पेयर टू जिस दिन रैंक आई थी सर। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था इंटरव्यू मेरा ज़्यादा बेटर फोर्टे है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 193 थे सर, उसके अगले में 185 थे और सर इस बार 165 थे। तो सीधे वो 28 मार्क्स का डाउनफॉल था। तो और मेंस मुझे लगता था कि मेरा उतना बेटर नहीं है, मतलब इसमें मैं एवरेज ही कर पाती हूँ, बट सर मेंस ने ऐसा खींचा कि मझधर में नहीं छोड़ा, नैया पार करा दी। तो मैंने भगवान को बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि सर जब 3 घंटे में आपको बहुत सारा लिखना होता है तो मैं मानती हूँ कि आप वो लिखते हैं जो आपके खून में होता है। आप उस वक्त कुछ सुपरफिशियल नहीं लिख सकते, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वही बाहर आती है सर। और सर जैसे ओवर द डेज GS 1 2 एक दिन में, 3 4 एक दिन में, तो सर वो जो भी भगवान ने किया वो ठीक किया कि प्रैक्टिस से वही चीज़ बाहर आई जो ठीक थी। तुम्हारे आंसर ने एक्चुअली दोनों चीज़ बैलेंस कर दी। लक फैक्टर भी ले आए आप, हार्ड वर्क का फैक्टर भी ले आए आप। तो ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है? सर फिफ्थ अटेम्प्ट है। फिफ्थ अटेम्प्ट है ये। अटेम्प्ट है सर। और तो गहरी कहानी है। इसके पहले 4 अटेम्प्ट कब से शुरू हुए हैं? सर 17 में मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की सिविल इंजीनियरिंग से। 18 में सर प्रीलिम्स नहीं निकला और उसके बाद पूरे साल मैंने मेंस की कोचिंग की, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखी सर। 19 में उसका फल मिला और उसके फलस्वरूप मुझे 311 रैंक आ गई और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस पर अलॉट हो गई सर। उसके नेक्स्ट ही ईयर मुझे लगा कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मेरी तैयारी बेटर है और मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। एक नॉर्मल इंसानी अंडरस्टैंडिंग थी वो, बट सर अनप्रडिक्टेबल यूपीएससी, और मैं लिस्ट से सर बाहर हो गई 1 नंबर से और मैं रिजर्व लिस्ट में आ गई। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, एक और अटेम्प्ट देते हैं सर। उसमें प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ और हमारा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया सर। ये तो मोमेंट ही हो गया, प्रीलिम्स नहीं निकला। 361 रैंक लाने के बाद सर 311 रैंक लाने के बाद 1 साल लिस्ट से बाहर हुए और अगले साल प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। प्रीलिम्स ही तो नहीं आपको तो लग रहा होगा यार ये तो ग्राफ नीचे जा रहा है। सर बहुत सेल्फ डाउट आ जाता है कि ये हुआ क्या, बट फिर सर आप फ्रेंड से बात करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये प्रीलिम्स तो अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई नहीं कह सकता क्या सही है क्या गलत। सर फिर नेक्स्ट ईयर मैंने देने की हिम्मत नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी रेलवे की ट्रेनिंग की, उसको एंजॉय करने की कोशिश की, बट फिर एक आप जब प्रेपरेशन मोड में रहते हैं तो बहुत एंजॉयमेंट आप कभी नहीं करते, वो एक्सट्रीम पे नहीं जा सकता, वो एक मिडिल पाथ पे रहेगा कि अच्छा चलो पढ़ लेते हैं, थोड़े करंट अफेयर्स कर लेते हैं, थोड़ी आंसर राइटिंग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर सर प्री दिया 2023 में। सर उसके भी बहुत एक किस्सा है कि प्रीलिम्स देने के बाद मुझे लगा CSAT में नहीं हो पाएगा,
और क्योंकि सर बहुत डिफ़िकल्ट जी सेट था। वो जो एक हम लोगों में एक रहता है ना कि इंजीनियर हैं तो मैथ्स तो हो ही जाएगी। सर वो मिथ मेरा एकदम टूट गया। मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में सीधे इंग्लिश सॉल्व करनी शुरू की। मैंने कहा मैथ्स तो ये नहीं हो पाएगी। और जिस उस दिन के बाद निकल के मुझे लगा अब नहीं हो पाएगा, मार्क्स हो सकता है किसी ना एक में कम रह जाएँ। और मैं एकदम चिल मोड में चली गई कि अब तो कुछ है ही नहीं, प्रीलिम्स निकला नहीं। और सर एक अटेम्प्ट और बचा था। मैंने सोचा था कि मोस्ट प्रोबेबली अब तो वो बाद में है और या फिर नहीं देंगे, देखेंगे सर। बट यूपीएससी ने हफ्ते भर बाद रिज़ल्ट निकाल दिया। और मुझे याद है मैं गाज़ियाबाद में सीबीआई अकेडमी में ट्रेनिंग चल रही थी और एकदम से सब लोग बोलने लगे रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया। और उसमें सर रोल नंबर मिल गया। सर मेरी ऐसी मैं हकबकाहट में थी कि मैं सोच रही थी कि जीएस के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे मैं मेंस की तैयारी को अप्रोच करूँगी, ये शुरू कैसे होगा। मेरा क्योंकि पिछले वर्ष तो प्री भी नहीं निकला था। प्री नहीं निकला था सर, प्लस आप एक ऑफ ट्रैक हो गए कि अब मुझे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं सिर्फ लिख रही होती थी और 3 बजे तक आंसर लिखा, फिर सर पीयर रिव्यू करवाते थे उसको। तो सर इवैल्यूएशन से ज़्यादा मुझे लगता था कि अगर मैं लिखूंगी तो वो अपने आप बेटर होने लगेगा धीरे धीरे। सृजन तक पहुँचे कैसे? सुमित सर को कैसे देखा, कब जाना? मेरे को कैसे देखा पहले ही बताना, मेरे को कैसे जाना। इनकी कहानी थोड़ी अलग निकलेगी, तो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर आप मेरे कॉलेज सीनियर हैं सर। जब आप 3rd ईयर मैकेनिकल में थे तो मैं 1st ईयर सिविल इंजीनियरिंग में थी सर। सर आप फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया करते थे और सर यही ब्लैक शर्ट, मुझे जितना आपकी जो इमेज याद है वो वही याद है कि आप ब्लैक शर्ट पहन के और कि एक काम करो, तुम डांस टीम में ले लेना, तुम सिंगिंग टीम में ले लेना, ये ऐसे होगा, ये ऐसे मैनेज होगा। तो सर जब आपने ये इनिशिएटिव अकम्प्लिश किया तो सर सब HBTI के लोग आप पे बहुत गर्व फील कर रहे थे सर। सर सृजन का इनिशिएटिव ऐसे हुआ कि एक दिन मुझे रैंडम एक मैसेज आया कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और सर लास्ट ईयर वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है सर। सर सुमित सर को हम लोग उनकी डेली वीडियो से भी जानते थे और प्लस उनका इसमें जुड़ाव भी रहा सर, क्योंकि जो डेली क्वेश्चंस आते हैं सर उसके आंसर्स भी आते हैं, तो वो सैम्पल आंसर्स काइंड ऑफ, तो आप उससे अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं सर। तो सर मतलब सर मे बी इतना ना जानते हो जितना हम लोग सर को जानते हैं, क्योंकि सर वो एक अपनापन होता है ना जो वीडियो देख के आपको हो जाता है कि हम तो सर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर वही फिर आप इंसान सामने मिलते हो उसको लगता है, आपको लगता है पहचान क्यों नहीं रहा। एग्जैक्टली सर वही सर हुआ सर। एकदम ऐसे मतलब उसके साथ ही मैं सर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ सर, मैं आपकी लाइंस बोल सकती हूँ जो आप अपनी क्लासेस में बोलते हैं। अभी जब टीम नाम लेके आई थी तो उसमें लिखा था मेधा आनंद आया 13 और टीम ये कह रही थी, वो कह रही है कि मैं अलग सर से ही बात करूंगी। फिर मैंने अचानक देखा उसमें HBTI, मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग में आ गए। जी सर। तो इंजीनियरिंग के दौरान क्या तैयारी शुरू कर दी थी? सर इंजीनियरिंग सर्विस में थी मैं थोड़ी और कुछ सर हमारे कॉलेज के काफ़ी सीनियर्स उस वक्त तैयारी भी कर रहे थे, तो उनसे मुझे था कि अगर इंजीनियरिंग सर्विस फाइनल ईयर तक। ESC की तैयारी कर रहे थे आप? जी सर। तो मम्मी ने असल में वही रास्ता सोचा होगा, ESC वाला। हाँ सर, वो मतलब उनका था कि UPSC का एग्ज़ाम है तो तुम देख लो, क्योंकि उसमें भी GS आने लगी थी फिर एक टाइम पे। और सर जब सिविल ले लिया था तो इंजीनियरिंग सर्विस मुझे सामने दिखा कि ये तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं सर। गेट तो मैंने दिया था। ESC भी फोड़ा फिर ऐसा था? नहीं सर, ESC नहीं लिखा सर फाइनल ईयर में दिया बट उसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन है बट वो थी नहीं। सर यही होता है कभी कभी उस वक्त, क्योंकि आप थोड़े डाउन फेज में होते हो, कोई कुछ नहीं भी मीन कर रहा होता है वो बात लग जाती है। जैसे अगर पेरेंट्स हल्का सा भी पैसे को लेकर कुछ कह दें, वो मीन नहीं करते हैं, वो जस्ट एक स्टेटमेंट अगर उन्होंने दी तो वो आपको लग सकती है। तो मेरे पेरेंट्स फिर मुझे उसे क्लियर करते थे कि बेटा हमने इस सेंस में कहा ही नहीं, और मैं उस पर काफ़ी वो हो जाती थी कि आप लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो सर ये छोटी छोटी जो बातें रहती हैं वो उस वक्त बहुत इफेक्ट करती हैं। एक बार वो सैलरी आ जाती है फिर वही बात आपको इफेक्ट नहीं करेगी, आपको लगेगा अरे ये तो मजाक था, इसको तो ऐसे लेना ही नहीं था। बढ़िया मेधा, अच्छा लगा बात करके। ऐसा लगा एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो सिस्टम के अंदर आ रहा है। काफ़ी जिम्मेदारी से आपने बात की। मुझे कॉलेज की याद करूँ तो आप बहुत छोटे लग रहे थे, बट अभी आप बहुत बदल गए हो, अनुभव आपको बहुत सारा हो गया है। और कॉलेज में भरी डिग्री दी ना दी हो, मुझे बहुत ही प्यारे लम्हे दिए, दोस्त दिए, आप जैसे लोग मिले। और भले ही वो कॉलेज पूरी तरह से मेरा है नहीं है, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। मतलब मेरे को बहुत ही गर्व हुआ और बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर बने और कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट में, शिक्षा में, हर एक क्षेत्र में कुछ कंट्रीब्यूट करें। बाकी तो समय बताएगा। जी सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कोई एक लास्ट मैसेज फॉर एवरीवन आउट देयर जो आपके लास्ट ईयर वाले फेज में है, जब उसका प्री भी नहीं निकला?
सर मुझे लगता है कि इसको एक एग्ज़ाम की तरह लेना चाहिए। बहुत बार हम लोग ऐसे सपने बना देते हैं, शायद वो हम ही लोगों की गलती है। कुछ ऐसे सपने जो फिर इंसान को उसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। सर ये एक जॉब है, उसके लिए एक एग्ज़ाम है। आप जितना समय दें, उतना दें जितना अप्रोप्रिएट हो, जब तक आपको अच्छा लगे। बट कभी भी ऐसे फेज़ में ना चले जाएँ जहाँ से आपको आपके पेरेंट्स भी रिट्रीव ना कर पाएँ वापस। तो इसको एक एग्ज़ाम की तरह लेना है। जब भी स्ट्रेस हो, आप किसी अपने घर वाले से बात कीजिए, आप किसी से भी बात कीजिए। मैं अपने फादर से बात करती थी और घंटों बात करती थी, ठीक है, बट जहाँ आपको लगे कि ये आपके लिए फील्ड नहीं है, आप इसको क्विट कर दीजिए। बट कभी भी डिप्रेस होने से बेटर इसको सिर्फ ये एक रास्ता है जिससे आप अपना कुछ अचीव कर सकते हैं, और भी कई ऐसे रास्ते हैं। तो सर ये एक मैसेज है जो मतलब नॉन एजुकेशनल काइंड ऑफ, कि थोड़ा फिलोसफिकल ज़्यादा, बट सर मुझे लगता है कि इतना बड़ा सपना नहीं होना चाहिए कि उसके लिए इंसान अपने आप को भूल जाए कि ये तो सिर्फ एक रास्ता था, बट वो ज़िंदगी ही बन जाती है सर। परफेक्टली एजुकेशनल है मुझे लगता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि यूपीएससी से हम IAS निकाल लेंगे या IIT निकाल लेंगे तो जीवन बहुत खुश हो जाएगा। पिछले 3 वर्ष में मेरे जानने वाले 3 बच्चे ऐसे हैं, 2 IIT एक एम्स की लड़की है, सुसाइड किया उन्होंने IIT में जाने के बाद, एम्स में जाने के बाद। तो मुझे भी लगता है कि ये GS1, GS2, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब ज्ञान बहुत है। मेंटल हेल्थ के अराउंड इतना ज्ञान है ही नहीं, हमारे पूरे इकोसिस्टम से गायब है कि खुशी क्या होती है, कब लाइफ में लेट गो करना सीखना है, कब कोई आप जिससे प्यार करो वो आपको प्यार ना करे तो कैसे उसको माफ़ कर देना है, माता पिता जब आपको डांट रहे हो कैसे इग्नोर कर देना है, दिल टूटे तो कैसे वापस आना है। इन सब के बारे में कोई स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम नहीं बना है जिस पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हो बचपन से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन में सीखना। करेक्ट सर। तो और सर मुझे तो ये प्योरली एग्जाम एजुकेशनल लगा आपकी सर बात। ये एग्ज़ाम हैप्पीनेस के बराबर नहीं है। मतलब आपको हैप्पीनेस के अलग रास्ते ढूंढने होंगे। ये बात पहले के टॉपर्स ने भी कही और मैं धीरे धीरे इसको और रियलाइज़ करती हूँ कि हमें लगता है कि बस ये निकल गया ना फिर तो ऐसी खुश ज़िंदगी होगी। सर वही ज़िंदगी रहेगी ऑलमोस्ट। पर अभी तो हुई ना खुश में। हाँ सर, वो तो मतलब सर वो सिंक इन होता रहता है धीरे धीरे, तो वो छोटी छोटी खुशी आती रहती है। बट मुझे ये भी पता है कि सर ये सोर्स ऑफ खुशी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ट्रांजिएंट है। एक ऐसा दौर आएगा जब अगले टॉपर्स आ जाएंगे, तो ये मतलब ये जस्ट एक फेज़ है और इसको वैसे ही लेना है, चाहे गुड और बैड, सक्सेस और फेलियर, दे आर जस्ट फेजेस। तो हमें रहना है कि एक नॉर्मल लाइफ है जिसमें हमेशा आप खुश नहीं रह सकते, उसको वैसे ही लेके चलना है। मे बी सर। तो आपने रास्ता बदल लिया अपना कि ठीक है इस बार IITS तक पहुंचे, फिर से रास्ता बदलते हैं, ये आपका तो सेम ही रास्ता है। मुझे लगता है आप रास्ते बदल सकते हो जीवन में, मंजिल नहीं बदलोगे। बड़ा सपना रखना भी तो ज़रूरी है। हम लोग कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम है, प्रेशर मत लो, कोई बात नहीं निकला, पर है तो ना सर वो एक पिंच है जो हमेशा रह जाता है और मतलब वो कभी नहीं जाता है। वही कि ये एग्ज़ाम जो है वो लाइफ से बड़ा हो जाता है। आई थिंक हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें जब डलेगी तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। आने के लिए, समय देने के लिए, बच्चों को अपनी कहानी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।